हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आज हमारी क्लास भी बहुत बढ़िया होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एस्थेटिक, और जो कि अभी हमारे लेटेस्ट सिलेबस का टॉपिक है। तो लेटेस्ट सिलेबस जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। लेटेस्ट सिलेबस के अंदर आपका क्लासिकल इंडियन क्रिटिसिज्म जो है वो ऐड हो चुका है, वेस्टर्न एंड क्लासिकल इंडियन क्रिटिसिज्म ऐड हुआ है ना। तो वेस्टर्न तो ऑलरेडी जिसके अंदर हम कवर करते हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस और उसके अलावा होरास, लॉन्जाइनस, तो वो तो क्लासिकल वेस्टर्न क्रिटिसिज्म तो हर किसी ने पढ़े होंगे और जानते ही होंगे आप उसके बारे में। लेकिन इंडियन क्लासिकल इंडियन क्रिटिसिज्म के अंदर हमें कौन से ऐसी थ्योरीज हैं, कौन से वर्क्स हैं, राइटर्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर, इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम फटाफट से डिस्कस करेंगे कि इंडियन एस्थेटिक्स के अंदर क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। ओके, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो क्लासिकल वर्क्स हैं, जैसे ग्रीक के क्लासिकल वर्क्स हैं, राइटर्स हो गए, एरिस्टोटल, प्लेटो हो गए। अनदर साइड ग्रीक में जब क्या है क्लासिकल राइटिंग्स प्रोड्यूस हो रही थी, तो क्लासिकल राइटिंग्स जो थी वो बेसिकली क्या कंसिडर की जाती है, वो रूट कंसिडर की जाती है, और उसी रूट के अकॉर्डिंग जो आगे के जो राइटर्स हैं वो उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को, उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए चलते हैं, है ना। तो क्लासिकल इंडियन क्लासिकल में भी ऐसे कुछ रूल्स, रेगुलेशन, कुछ नॉर्म्स सेट किए हैं जहाँ पर राइटर्स हैं उन्होंने अपने वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं, कुछ थ्योरीज दी हैं, है ना। तो वही थ्योरीज, वही नॉर्म्स आगे के राइटर्स कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। तो देखते हैं ऐसे कौन से राइटर्स हैं, कौन से वर्क हैं। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हमारे, सबसे पहले तो जैसे कि एरिस्टोटल का वर्क है पोएटिक्स। ओके, एरिस्टोटल का वर्क है पोएटिक्स, जिसके अंदर एरिस्टोटल किसकी बात करते हैं, जिसके अंदर एरिस्टोटल बात करते हैं अबाउट पोइट्री, कि पोइट्री जो है वो कैसे लिखी होनी चाहिए, पोइट्री का वर्क क्या होना चाहिए। पोइट्री शुड बी डिलाइट, पोइट्री जो है वो डिलाइट करनी चाहिए। जैसे प्लेटो थे, प्लेटो का मानना था कि पोइट्री जो है वो एक इंस्ट्रक्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से प्लेटो ने पोइट्री को बैन भी कर दिया था फ्रॉम हीज आइडियल रिपब्लिक, है ना। और इसके साथ ही प्लेटो ने कुछ अदर पॉइंट्स भी रखे थे अपने, जैसे कि उनका पॉइंट था, प्लेटो का मानना था कि पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से 2 गुना दूर है। पोइट्री मेक्स ह्यूमंस वीक बिकॉज पोइट्री इज फेमिनाइन इन नेचर, फेमिनाइन होती है नेचर वाइज, जिसकी वजह से वो क्या बनाती है, ह्यूमन को वीक बनाती है। वहीं जो एरिस्टोटल थे वो अपने टीचर के अगेंस्ट थे, उनके कुछ अलग थॉट से, अलग आइडियाज थे। तो एरिस्टोटल का वर्क है पोइटिक्स, जिसके अंदर एरिस्टोटल ने किसकी बात की है, पोइट्री के बारे में बात की है अबाउट कि पोइट्री जो है वो क्या है, ग्रेट मैसेज देना चाहिए। पोइट्री के अंदर क्या होना चाहिए, पोइट्री जो है वो ग्रेट मैसेज कंटेन करनी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेट मैसेज देना चाहिए पोइट्री को। इसके साथ ही एरिस्टोटल ने क्या बात की थी, इमोशंस की बात की थी, है ना, कि इमोशंस कैसे ट्रेजेडी के थ्रू हम क्या इवोक कर सकते हैं, हम कथारेसिस इवोक कर सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रामा के अंदर, है ना। और जैसे कि मैंने बोला कि जो राइटर्स थे, जो क्लासिकल राइटर्स थे, उन्हें क्या कंसीडर किया जाता है, उन्हें रूल मेकर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो पहली नींव रख रहे हैं। ओके, एंड जो बाकी के राइटर्स हैं वो उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए चलेंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली जो कि क्या बोला था T.S. एलियट ने अपने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर बोला था कि हमें क्या है, जो राइटर्स हैं उन्हें क्या है, ट्रेडिशन से बोरो करना है, थोड़ी चीज़ें ट्रेडिशन से बोरो करनी है, प्लस में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने आइडियाज पुट करके, दोनों का मिक्सअप करके एक ग्रेट वर्क प्रोड्यूस करना चाहिए, है ना। तो जो क्लासिकल राइटर्स हैं, जितने भी क्लासिकल पोएट्स हैं, उन्हें क्या कंसीडर किया जाता है, उन्हें रूल मेकर कंसीडर किया जाता है, और आगे के जो राइटर्स हैं वो उन्हीं के रूल को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो जैसे हम ग्रीक के राइटर, ग्रीक के हमारे ग्रेट क्रिटिक एरिस्टोटल को, प्लेटो को हम पढ़ते हैं, एग्जैक्टली हमें इंडिया के अंदर भी
इंडियन क्लासिकल थ्योरिस्ट और क्रिटिक को हमें पढ़ना है, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले हमारे क्रिटिक कौन से आ जाते हैं, हमारे भरत मुनि आ जाते हैं। ओके, सबसे पहले क्रिटिक कौन से आ जाते हैं, हमारे भरत मुनि आ जाते हैं, जो कि कौन थे, भरत मुनि एक सेज थे, साधु संत जो होते हैं ना, एक सेज थे। जस्ट लाइक आपने पढ़ा होगा ब्रिटिश पोइट्री के अंदर कैडमन्स हेम, कैडमन जिन्हें क्या कंसीडर किया जाता है, फर्स्ट इंग्लिश पोइट कंसीडर किया जाता है कैडमन को। तो कैडमन्स हेम में क्या बोला था कि कैडमन को भगवान ने, जीसस क्राइस्ट ने उन्हें क्या दिया था, ये वरदान दिया था कि वो एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक क्या लिख सके, हेम लिखे, है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी क्या कंसिडर किया जाता है कि भरत मुनि को क्या मिला था, वरदान मिला था। लॉर्ड शिवाय ने वरदान दिया था कि ये क्या टेक्स्ट प्रोड्यूस करे, नाट्य शास्त्र टेक्स्ट को प्रोड्यूस करे। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था, भरत मुनि ने लिखा था। ये क्या कंसिडर किया जाता है, क्लासिकल टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है इन इंडियन लिटरेचर। ओरिजिनली जो टेक्स्ट है वो किस में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। ओके, संस्कृत में लिखा गया था ओरिजिनली टेक्स्ट। नाउ जो टेक्स्ट है, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर किस चीज की बात की गई है, टेक्स्ट के अंदर बात की गई है अबाउट परफॉर्मिंग आर्ट। ओके, अबाउट परफॉर्मिंग आर्ट की कोई भी एक आर्ट को जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे एरिस्टोटल किसकी बात कर रहे हैं, एरिस्टोटल पोइट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भरत मुनि किसकी बात कर रहे हैं, वो परफॉर्मिंग आर्ट की बात कर रहे हैं। ओके, दोनों कहीं ना कहीं दोनों ही किस चीज की बात कर रहे हैं, आर्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो जो बेसिक स्पेसिफिक टारगेट किसको किया गया है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में ड्रामा को, जो बेसिक स्पेसिफिक टारगेट उनका ड्रामा है, इमोशन और एक्सप्रेशंस, इन दोनों चीजों के ऊपर उन्होंने टारगेट किया है। इमोशंस प्लस में एक्सप्रेशन, इन पर उन्होंने टारगेट किया है। ओके, नाउ भरत मुनि के बारे में जानते हैं। भरत मुनि कौन थे, एक सेज थे ऑफ एंशिएंट इंडिया। ही इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटिंग ऑथरशिप ऑफ द influential performing art Tiresias। नाट्य शास्त्र कंसिडर किया जाता है, भरत मुनि ने लिखा था। नाउ नाट्य शास्त्र एक ऐसा एंशिएंट टेक्स्ट है इंडियन लिटरेचर का, जिसके अंदर इंडियन डांस और ड्रामा, पोइट्री, म्यूजिक, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर डांस है तो डांस जो है वो कौन से फॉर्म में होने चाहिए, क्या एक्सप्रेशंस होने चाहिए। ड्रामा की बात करें तो ड्रामा के अंदर कौन से रसाज होने चाहिए। म्यूजिक की बात की गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ों की बात की गई है, सारे आर्ट की बात की गई है इस नाट्य शास्त्र के अंदर। तो नाट्य शास्त्र जो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है हमारा, इंडियन क्लासिकल वर्क है, तो इसे हमें कवर करना है। नाउ थोड़ी सी चीजें हम जानते हैं कि यहाँ पर हम कंपैरिजन के जरिए हम समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो जैसे कि पोएटिक्स है, पोएटिक्स के अंदर क्या है, पोएटिक्स विच इज कंसिडर रूल बुक प्लेटो और एरिस्टोटल, प्लेटो का रिपब्लिक, एरिस्टोटल का क्या है, पोएटिक्स, ये क्या कंसिडर की जाती है, रूल बुक, कि पोएट्री जो है वो क्या होती है, पोएट्री को एक्सप्लेन किया है, पोएट्री किस तरीके से लिखी जानी चाहिए। प्लस में एरिस्टोटल ने क्या एक्सप्लेन किया, ट्रेजेडी क्या होती है, अगर हमें क्या है इमोशन इवोक करवाने हैं, ओके, तो उसके लिए हमें कौन से एलिमेंट यूज करने हैं अपने वर्क के अंदर, है ना। कैथारसिस की बात की है, इमोशन की बात की है एरिस्टोटल ने। और इसी के साथ ही एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि पोइट्री का काम क्या होना चाहिए, इज टू डिलाइट करना पोइट्री का काम होना चाहिए, डिलाइट करना पोइट्री का काम होना चाहिए। नाउ ऐसी अगर हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाट्य शास्त्र में जो है बेसिकली किसकी बात की गई है, आर्ट की ही बात की गई है, सारे के सारे आर्ट की बात की है। जैसे एरिस्टोटल का पोइटिक्स है जिसके अंदर एपिक पोयम, कॉमेडी की, ट्रेजेडी की, हिस्ट्री की, फिलॉसफी की, सभी चीज़ों की बात की है एरिस्टोटल ने अपने पोइटिक्स के अंदर। एग्जैक्टली यहाँ पर भी क्या है, नाट्य शास्त्र के अंदर भरत मुनि ने किसकी बात की है, सारे परफॉर्मिंग आर्ट की बात की है। और इन परफॉर्मिंग आर्ट में क्या
उनके इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए उसकी बात की है। ओके, कौन कौन से ऐसे डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, इमोशंस होते हैं जो कि इवोक करने चाहिए एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, जिससे कि सामने वाले के अंदर क्या है, इमोशंस जागे, है ना। और जिन इमोशंस को हम क्या बोलते हैं, रसास। तो रसा थ्योरी जो है वो किसने दी है, भरत मुनि ने दी है रसा थ्योरी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। नाउ कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कथक डांस, कथक डांस आपने देखा होगा। कथक डांस में क्या होता है, कथक भरतनाट्यम डांस होता है। इन डांस को करते हुए जो पर्टिकुलर लेडी होती हैं, ओके, या मैन होते हैं, तो उनके आप लोगों ने एक्सप्रेशंस देखे होंगे, किस तरीके से वो एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, किस तरीके से अपनी आईज को यूज करते हैं, माउथ के एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं, हैंड के एक्सप्रेशंस को, हैंड के जेस्चर्स को यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारे एक्सप्रेशंस है, ये डिफरेंट इमोशंस होते हैं। और इन्हीं इमोशंस की बात किसने की है, भरत मुनि ने की है अपने नाट्य शास्त्र के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन कौन से डिफरेंट रसास होते हैं। ओके, कौन कौन से डिफरेंट रसास होते हैं। तो ये सारे के सारे रसास हैं जो कि एक परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू भरत मुनि। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का मतलब क्या है, रोमांस, लव, यानी कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर जब क्या है, जब अपना क्या है, लव और अपना एक लव जेस्चर रिप्रेजेंट कर रहा हो, दैट इज श्रृंगार रस। ओके, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरोटिक बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रस आ जाते हैं हास्य रस। हास्य रस को क्या बोला जाता है, कॉमिक बोला जाता है। हास्य रस का मतलब क्या होता है, जब कॉमेडी एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं उसको बोला जाता है हास्य रस। ओके, लाफ्टर, मृत, कॉमेडी, इसको बोला जाता है। थर्ड आ जाता है हमारा रुद्र रस। ओके, रुद्र रस आपने सुना होगा, शिव जी का क्या होता है, रुद्र रूप होता है शिव जी का, जिसमें शिव जी क्या करते हैं, गुस्से से क्या करते हैं, डमरू बजाते हैं, डांस करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बोला गया है, रुद्र रस की यहाँ पर बात की गई है। रुद्र रस जो कि किस चीज को प्रेजेंट करता है, गुस्से को प्रेजेंट करता है ना, गुस्से को प्रेजेंट करता है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कौन सी मूवी देखी है, कांतारा मूवी आप लोगों ने देखी होगी ना। कांतारा मूवी की अगर मैं बात करूं, कांतारा मूवी में आपने देखा होगा वो लास्ट एंडिंग सीन, है ना, जिसके अंदर डांस का फुल क्या आता है, वहां पर कांतारा मूवी के अंदर फुल ऐसे सॉन्ग बज रहा है ना, सॉन्ग बज रहा है, किस तरीके से डांस हो रहे हैं, क्या वहां पर प्रोटैगनिस्ट के क्या एक्सप्रेशन है। प्लस में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो सॉन्ग है, जो बैकग्राउंड में सॉन्ग है, एक्सप्रेशंस है, जो एक्सप्रेशंस दिए जा रहे हैं, वो सब कुछ एक साथ क्या है, परफेक्टली सूट करता है, जिसकी वजह से सामने जो ऑडियंस है, वो ऑडियंस उस पर्टिकुलर सीन को देखने के लिए बाद क्या है, गूज बम्स से आ जाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, हमारा रुद्र रस बोला जाता है। ओके, कि गुस्से वाले एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना, दैट इज रुद्र रस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा करुण रस। करुण रस का मतलब क्या होता है, करुण रस दैट इज कंपेशन, मर्सी, जिसको बोला जाता है करुण रस। करुण रस पैथिक, थोड़ा सा शांत। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बिभस्त्र रस। बिभस्त मतलब डिस्कस्टिंग थिंग होती है, उसको बोला जाता है बिभस्त्र रस। भयानक रस, जिसको क्या बोला जाता है, हॉरर, टेरर। ओके, जिसमें क्या है, कोई पर्टिकुलर मूवी देखी होगी, सीन देखी होगी, जैसे अगर मैं कांतारा की ही बात कर रही हूँ, तो उसके अंदर जो क्या है, एक हॉरिफाइंग सा एलिमेंट यूज किया है। रुद्र का भी, रुद्र रूप भी है, प्लस में वो क्या है, भयानक भी है। दोनों को मिक्सचअप हमें वहां पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी अलग, जैसे कि तुम्बाड़ मूवी है, तो उस मूवी के अंदर जो पर्टिकुलर जो सीन्स हैं, है ना, हमें वो क्या देखने के लिए मिलेंगे, थोड़े से हॉरिफाइंग है इन नेचर। आई होप कि जो मूवी मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो बहुत मजेदार मूवी है, जरूर देखना एक बार जाकर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा वीर रस। वीर रस जो कि किसको प्रेजेंट करता है, वीर रस दैट इज हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है, वीर रस। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस जिसको क्या बोला जाता है, मार्वलस बोला जाता है, अद्भुत रस को। ओके, मार्वलस बोला जाता है। तो ये सारे के सारे रस इंपॉर्टेंट है।
इसके इंग्लिश प्लस में हिंदी नेम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्या है आने चाहिए। कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, पिक दी ऑड वन आउट, और आपको सारे रसाव दे दिए जाएंगे, एक गलत रसाव दे दिया जाएगा। ये 8 रसा किसने दे दी है, ये 8 रसा भरत मुनि ने दी है अपने वर्क नट्य शास्त्र के अंदर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि 9th रसा कौन सा है, 9th रसा किसने दिया है, 10th रसा कौन सा है, 11th रसा कौन सा है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अलावा कौन से रस हैं। तो 9th रस की अगर मैं बात करूं तो 9th रसा विच इज गिवन बाय अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने क्या दिया है, 9th रसा दिया है। 9th रसा का नेम क्या है, शांता रस। शांता यानी शांति इसको रिप्रेजेंट करता है, ये रस कामनेस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, शांति इसको रिप्रेजेंट करता है। तो शांता रस किसने दिया है, अभिनव गुप्त ने दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 10th रस और 11th रस कौन कौन से हैं ये बात कर लेते हैं। 10th रस है हमारा वत्सल्य रस। वत्सल्य रस को क्या बोला जाता है, वत्सल्य रस को क्या बोला जाता है, पेटर्नल लव। पेटर्नल लव यानी कि अफेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, यानी कि जब दो लोग हैं उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो, कैसी अफेक्शन हो, जैसे कि एक पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच में होती है। ओके, तो नाउ ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा और उसके बच्चे को ही रिप्रेजेंट करता है। इवन दो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में आई हैव अ डॉग, तो मेरी जो फीलिंग्स है, मेरे जो इमोशन है टूवर्ड्स माई पेट, टूवर्ड्स माई डॉग, तो वो भी क्या है एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, वत्सल्य रस रिप्रेजेंट किया, वत्सल्य रस बोला जाएगा। ओके, तो वो वाला जो रिलेशनशिप होता है, पेटर्नल वाला रिलेशनशिप, उसको बोला जाता है वत्सल्य रस। 11th रसा का क्या नेम है, भक्ति रस। ओके, 11th रसा भक्ति रस बोला जाता है। भक्ति रस जैसे कि भक्ति का मतलब क्या है, नॉट कि तुम प्रेयर कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, वो वाली भक्ति। भक्ति मीन्स कि मीरा जैसी भक्ति। ओके, स्पिरिचुअल भक्ति करना किसी गॉड की, तो वो क्या है, भक्ति रस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये सारे के सारे रस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या चीजें हैं, कुछ थ्योरीज हैं। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था CUET PG का, कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि काव्य मीमांसा इज अ थ्योरी विच इज क्वाइन बाय, काव्य मीमांसा थ्योरी को किसने क्वाइन किया है, ये आपसे पूछा गया था। तो नाउ द टर्म काव्य मीमांसा जो कि किसने क्वाइन किया है, राजशेखर ने इस थ्योरी को क्वाइन किया है। इस वर्क, ये जो पर्टिकुलर वर्क है काव्य मीमांसा, किसने लिखा है, राजशेखर ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके साथ ही व्हाट इज काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा का मतलब क्या है एक्चुअली में, चलो उसको समझते हैं। तो काव्य मीमांसा का मतलब है हाउ टू राइट एन एपिक एंड हाउ टू एनालाइज एन पोएम। इस वर्क के अंदर क्या बात की है, राजशेखर जी ने बात की है कि कोई भी पोएम है, कोई भी एपिक है, तो उसको किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से एनालाइज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरिस्टोटल या प्लेटो अपने वर्क में बोलते हैं कि पोइट्री जो है, पोइट्री का एम क्या होना चाहिए, पोइट्री किस तरीके से लिखी जानी चाहिए। एरिस्टोटल बताते हैं ट्रेजेडी किस तरीके से लिखनी चाहिए, है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी क्या बताया गया है कि हाउ टू राइट एन एपिक एंड हाउ टू एनालाइज अ पोएम, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा राजशेखर जिन्होंने एक वर्क लिखा है, फर्स्ट वर्क कंसिडर किया जाता है, जो कि क्या है, फर्स्ट वर्क जो कि एक वुमेन को डेडिकेट किया था इंडियन हिस्ट्री के अंदर। ओके, वो उस वर्क का नेम क्या है, कपूर माजरी, जो कि राजशेखर ने अपनी वाइफ को डेडिकेट करके लिखा था। इनकी वाइफ का नेम क्या था, अवंती सुंदरी इनकी वाइफ का नेम था, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इनका नेक्स्ट वर्क, एक और वर्क है बाल रामायण, इन्होंने ये क्या बुक लिखी थी। ओके, तो इसके अलावा नेक्स्ट थ्योरी की हम बात करते हैं, कौन सी अलग थ्योरी आ जाती है। तो नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है हमारी औचित्य विचारधारा बाय केश मंडी। केश मंडी जिन्होंने क्या दी थी, औचित्य विचारधारा, ये इनकी थ्योरी है जो कि इंपॉर्टेंट है ना। औचित्य विचारधारा विच इज क्वाइट और प्रॉपरली सिमिलर टू होरास
थ्योरी ऑफ डिकोरम। होरास ने कौन सी थ्योरी दी थी? डिकोरम की थ्योरी दी थी। तो देखो सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले ग्राउंड में आते हैं प्लेटो, जो कि क्या बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं कि पोइट्री का काम क्या होना चाहिए, पोइट्रीज एम शुड बी पोइट्रीज एम इज टू इंस्ट्रक्ट। पोइट्री का एम क्या होना चाहिए, एंडिंग एम क्या होना चाहिए, इज टू इंस्ट्रक्ट द पीपल। नाउ उसके बाद आते हैं ग्राउंड पे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, पोइट्री शुड बी डिलाइट। पोइट्री का एम क्या होना चाहिए, पोइट्रीज एम इज टू डिलाइट। पोइट्री का एम होना चाहिए इज टू डिलाइट द ऑडियंस, जो रीडर है उसको क्या है, डिलाइट करना, उसका एम होना चाहिए पोइट्री का। प्लेटो के अलग थॉट, एरिस्टोटल के अलग थॉट। और फिर आते हैं ग्राउंड में होरास ने क्या बोला कि पोइट्री का एम क्या होना चाहिए, पोइट्री का एम होना चाहिए इज टू इंस्ट्रक्ट प्लस में डिलाइट, यानी कि वो इंस्ट्रक्ट भी करे, थोड़ी बहुत क्या है मोरल नॉलेज भी दे रीडर को, और साथ ही साथ क्या करे, उन्हें डिलाइट भी करे। तो ये जो थ्योरी है होरास की कि इंस्ट्रक्ट प्लस में डिलाइट, इसको क्या बोला जाता है, इसको थ्योरी ऑफ डिकोरम बोला जाता है। तो यहाँ पर केश मंडी जो है वो सेम एग्जैक्टली यही बोलते हैं, औचित्य विचारधारा, यानी कि पोइट्री का क्या एम होना चाहिए, एम ये होना चाहिए किसी भी वर्क का, इज टू इंस्ट्रक्ट प्लस में डिलाइट। दोनों ही काम जो है करने चाहिए एक पर्टिकुलर वर्क को। तो ये आपको याद रखना है, औचित्य विचारधारा होरास के डिकोरम थ्योरी से बिल्कुल सिमिलर है। ओके, नाउ इसके अलावा नेक्स्ट एक और थ्योरी आ जाती है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ से पूछा गया था। ध्वनि लोकन थ्योरी के बारे में पूछा गया था, दैट दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज क्वाइंड बाय इंडियन क्लासिकल में। किसने इस थ्योरी के बारे में बोला है, किसने क्वाइन किया है? ध्वनि से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ध्वनि मीन्स की साउंड, है ना, साउंड आपको समझ में आ रहा होगा। ध्वनि का मतलब क्या है, साउंड से रिलेटेड है। तो ध्वनि लोका, ये जो ध्वनि लोक की थ्योरी थी वो किसने दी थी? आनंदवर्धन ने ये थ्योरी दी थी, आनंदवर्धन ने दी थी, ये याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने दो चीजें बोली थी, दैट साउंड इज द सोल ऑफ एन एपिक। जो साउंड है वो क्या है, सोल है एक एपिक का, एक एपिक वर्क का सोल कौन है, साउंड है। इसके अलावा स्टडी ऑफ फोनोसेंट्रिक, इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने स्टडी की है फोनोसेंट्रिसिज्म की। फोनोसेंट्रिसिज्म या फोनोसेंट्रिक किसे बोला जाता है, साउंड से रिलेटेड जो स्टडी ऑफ साउंड होती है उसको बोला जाता है। तो आपको याद होगा यहाँ पर क्या बोला गया है, सोल ऑफ एन एपिक, सोल, एपिक की सोल किसको बोला गया है, साउंड को बोला गया है। एरिस्टोटल ने क्या बोला था, एरिस्टोटल ने बोला था कि प्लॉट इज द सोल ऑफ एन ट्रेजेडी। प्लॉट क्या है, सोल है, ट्रेजेडी का सोल कौन है, प्लॉट है। और यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, साउंड सोल है किसकी, एपिक की सोल है साउंड। ऐसे आपने रामायणा देखी होगी, महाभारता देखी होगी, तो टीवी में भी आपने देखा होगा कि जो बैकग्राउंड में जो साउंड चलता रहता है, अगर सोचो साउंड रिमूव कर दिया जाए और नॉर्मल सिंपल हर कैरेक्टर अपने डायलॉग बोल रहा है, तो जो इमोशंस हैं वो हम उन इमोशंस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जो साउंड चलता है बैकग्राउंड में पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ साथ जो अलग से भी जो साउंड्स चलते रहते हैं, कभी कल्चरल साउंड चलता है या कभी कुछ और साउंड चलता है, तो वो जो साउंड्स हैं वो क्या है, वो साउंड क्या है, सोल है। तो यहाँ पर क्या है, ध्वनि लोक के अंदर, ध्वनि लोक थ्योरी ये क्या है, आनंदवर्धन ने क्वाइन की है, और इसके अंदर इन्होंने किसकी बात की है, साउंड की इन्होंने बात की है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है। आई होप कि आपको जितना भी मैंने जितनी भी थ्योरी समझाई है वो क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ये सारी थ्योरी ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आप इन थ्योरीज को अच्छे से कवर करिएगा, है ना। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़ें, तो आप मेरे पेड बैच में इनरोल हो सकते हैं। पेड बैच में इनरोल होने के लिए
उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इनरोल होना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SM30, जिससे कि आपको जो भी करंट प्राइस है उससे आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। या आपको अगर कोई क्वायरी है तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय मेल ID sudha.maurya@ada247.com। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस में लेकर आऊँ क्लासिकल राइटर्स जैसे कि एरिस्टोटल, प्लेटो को और अच्छे से इजी वे में आप समझना चाहते हैं, तो आपको नीचे कमेंट करके बताना होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। कमेंट करिए, ज़ोरदार कमेंट करिए कि हमें नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक पर चाहिए, एरिस्टोटल को एक्सप्लेन करूँ, प्लेटो को एक्सप्लेन करूँ, या पूरे क्लासिकल राइटर्स को एक्सप्लेन कर दूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना ना भूलें एंड कमेंट करना ना भूलें।